नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन हुए, नई जागृति आई, उसके बारे में बात कर रहे थे। जैन और बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ और अन्य जो 62 संप्रदाय थे उनका उदय कैसे हुआ और उनका समाज पर आगे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमने बात की थी। आज से हम बात करेंगे महाजनपदों के उदय के बारे में। महाजनपद और जनपद, तो पहले क्या थे? जनपद थे। जनपद मतलब अगर आप यूपी गए होंगे तो यूपी में जनपद लिखा रहता है, जिले को वहां पर आज भी जनपद बोला जाता है। तो आप ऐसे समझिए कि पहले क्या था। पहला समाज जैसे वैदिक एज में था तो हमारा समाज कबीलों में बटा हुआ था, अपने जातीय समूहों में बटा हुआ था। जैसे रिचुअल, जैसे चीजें फॉलो करते थे उस टाइप के हमने क्या बना रखे थे? ग्रुप्स बना रखे थे। और ग्रुप्स में ही लोग रहते थे, क्योंकि पहली बात तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, बार बार जगह चेंज करते थे, तो लैंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी अभी तक। और ना बहुत सारे युद्ध लड़े जा रहे थे गायों के लिए, लैंड की बात बिल्कुल नहीं की जा रही थी। पर जैसे ही किसकी खोज होती है? लोहे की खोज होती है, तो सारे समीकरण बदल जाते हैं और लोगों की इच्छाएं भी बदल जाती हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, अब जो पहले खाद्यान्न, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान का पेट भरा होना चाहिए। जब तक इंसान का पेट नहीं भरता है तब तक वो बिल्कुल खुराफात नहीं सोचता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चलती रहती है कि कैसे भी करके हम अपना जीविकोपार्जन करें, हमारा पेट भर जाए। अब क्या हुआ इस वाली परिस्थिति में? जब लोहे की खोज हो गई, लोहे की खोज से पहले इंसान अच्छा अन्न नहीं उगा पा रहा था, प्रचुर मात्रा में नहीं उगा पा रहा था, अपनी जरूरत के मुताबिक ही उगाता था और थोड़ा बहुत अधिक उगाता था। अपने जानवरों के लिए चारा उगा पा रहा था, जानवरों की अच्छी से सेवा नहीं कर पा रहा था। पर जैसे ही लोहे की खोज हुई और मध्य गंगा वाले फर्टाइल लैंड में ये बसने प्रारंभ कर दिया, तो यहां पर जब बहुत दिन रहा तो उसके पास क्या हुआ? खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में हो गया, खाद्यान्न उगाने लगा, व्यापार बढ़ने लगा। इन सब धर्मों के प्रभाव के कारण जब अहिंसा बढ़ी और जानवरों का उपयोग कम किया गया, बलि कम की गई जानवरों की, तो खेती में जानवरों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। तो क्या हुआ? पशुओं की हिंसा बंद हो गई, व्यापार उन्नत हुआ, बहुत ज्यादा सरप्लस मात्रा में उगाया जाने लगा। तो इस तरह की चीजें जब होने लगी तो इंसान क्या ऑक्यूपाई करने लगा? क्योंकि सबसे पहली बात आज भी आप नोटिस करेंगे, भले और भी देश हैं अन्न उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, पर वो डिपेंडेंट हैं व्यापार पे। जो व्यापार वाले देश हैं वो कभी एक वर्ड की बात बिल्कुल नहीं करते हैं मदरलैंड की। ठीक है, देशभक्ति है उनका अलग कॉन्सेप्ट है, उनके पास भी देशभक्ति है, अन्य देशों के पास भी। पर जो देश आपने पहले भी सुना होगा कि डच व्यापारी, अरब व्यापारी, फ्रांसीसी व्यापारी, इंग्लैंड वाले आए थे वो भी तो व्यापार ही करने आए थे। तो काहे की बात करते हैं? ये सब व्यापार से रिलेटेड लोग थे। और हमारा देश ऑलवेज, आज भी हैं हम, कृषि हमारी बैकबोन है हमारी अर्थव्यवस्था की। तो ये क्या है? कृषि। तो हमारा देश कृषि प्रधान था हमेशा से, हम कृषि पे ज्यादा जोर देते थे क्योंकि कृषि हमें रेवेन्यू जनरेट करके देती थी। अब क्या हो रहा था, जब इन्होंने एक फर्टाइल लैंड मिल गया तो अब यहां के लोगों ने क्या स्टार्ट किया? यहां के लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया और अपना काम किस पे निर्धारित कर लिया? सिर्फ कृषि पर और पशुपालन पर। तो जब कृषि, पशुपालन और व्यापार की और एक्टिविटियां होने लगी तो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? लैंड। अब बात आई कि जो जितना बड़ा परिवार रहेगा, कामों को वंशानुगत कर दिया गया था, यह भी क्लियर हो गया है, वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। तो जो लोग खेती कर रहे थे, जो लोग इस सब में इन्वॉल्व थे, जो लोग व्यापार में इन्वॉल्व थे, वो चाहते थे कि हमारे बच्चे भी यही करें। तो सबसे पहले तो ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई करेंगे। एक परिवार के द्वारा लैंड को ज्यादा, भूमि का ज्यादा अधिग्रहण करना प्रारंभ किया गया छोटे स्तर पर। अभी हम व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, जनपद तक पहुंचेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर होने लगा, हम ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई करेंगे, ज्यादा जानवरों को पालेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारी जो लाइफ होगी वो सिक्योर होगी, हमारे जो परिवार होगा वो सिक्योर होगा। अब इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को लेके धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ लोग खड़े हुए और बोले कि हम इस कम्युनिटी के लीडर हैं या इस पूरी लैंड की हम रक्षा करेंगे बाहर के लोगों से। जैसे छोटे मोटे युद्ध पहले पशुओं को लेकर हुआ करते थे, गायों को लेकर हुआ करते थे, तो अब किसके लिए होने लगे? अब भूमि के लिए युद्ध होने लगे। जैसे ही हम कृषि की ओर बढ़ गए लोहे की खोज के बाद, तो युद्ध होने लगेंगे अब हमारा भूमि के लिए, लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए। यही लैंड का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा और फिर क्या होता है, एक बात आती है, बहुत सारे समूह मिलके, अब हम
कबीले और जनजाति के प्रति जो श्रद्धा थी या फिर एक जो है तो ममत्व की भावना थी, वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई, जनपद के प्रति भावना में। अब हम जनपद की बात करने लगे। जो लोग थे अब बोलने लगे, उनकी जो ईमानदारी थी या फिर देशभक्ति कह लीजिए, वो किसके लिए थी, जनपद के लिए। जो पहले अपने जन या जनजाति के लिए हुआ करती थी, वो अब शिफ्ट होके अपने जनपद के लिए हो गई। जनपद आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक बड़ा सा लैंड है, जैसे जिला हो गया, इससे बड़ा भी हो सकता है, पर एक लैंड फॉर्म जिसके बीच में रहने वाले लोग, अब वो सामुदायिक रूप से अलग अलग हो, धार्मिक रूप से उनके रीति रिवाज परंपराएं अलग अलग हो, इनका वैल्यू कम हो गया। अब ये हो गया कि हम जिस लैंड पे रह रहे हैं और इसके साथ जो हमारे साथ में रह रहे हैं, वो उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, और वो बॉन्ड था जनपद का। आपस में जनपद की मतलब बात करने लगे और ये बोलने लगे कि हम किसी भी जनपद से संबंधित हैं, तो इसकी बात होने लगी। पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखे, अष्टाध्यायी लिखा है, उन्होंने बताया है सबसे पहले कि 40 महाजनपदों की बात की गई है। अब 40 महाजनपद जो हैं, तो उसमें 40 भारत से लेके अफगानिस्तान तक के जनपदों की बात की गई है। तो उसमें 40 को उस टाइम पे, पाणिनि के टाइम पीरियड पे, पुरातात्विक अवशेषों से भी क्लियर करके पता चला है कि वो जो पाणिनि के थे, तो वो 40 जो थे हमारे, वो जनपद, महाजनपद नहीं कह सकते हैं उनको, वो 40 जनपद थे। पर ऐसा कुछ अस्तित्व तो स्टार्ट हो गया था ना कि हम एक बड़ी सी लैंड का एक बड़ा राजा होगा या फिर क्या करेंगे, एक लैंड ऑक्यूपाई करने की बात स्टार्ट हो गई थी। तो यहां पर 40 जनपदों के बारे में बताते हैं। अब पूरा तात्विक साक्ष्यों से भी मेल खाता है बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीजों को हम जो है तो ग्रंथों से भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जो बौद्ध ग्रंथ थे, जिनको पाली ग्रंथ बोला जा रहा है, तो गौतम बुद्ध के टाइम पर ये थोड़ा ऑथेंटिकेटेड लगते हैं, और गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड पे आने के बाद ऐसा बोला जाता है कि 16 महाजनपद उस समय उपस्थित थे इंडिया में। 16 महाजनपद। अब यही पहले जनपद थे, फिर उन्हीं जनपदों ने ज्यादा पावर एकत्रित करने के लिए, ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए किसी के द्वारा बीच में युद्ध हुए होंगे, और यही जनपद बाद में महाजनपद बन गए। तो देयर आर 2 थ्योरीज, यहां पे 2 थ्योरीज हैं। किसकी किसकी? एक थ्योरी है पाणिनि की और एक पाली ग्रंथों मतलब बौद्ध ग्रंथों की। 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनका पुरातात्विक अवशेष वगैरह देखा गया है। तो हम उन्हीं महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। आप मगध के बारे में हम बात करेंगे अलग से, मगध का उदय। इन 2 टाइप्स का तो हमने देख लिया, अब इन्हीं जनपदों को समझेंगे कि क्या है, और मगध का हम प्रॉपर अच्छे से देखेंगे, क्योंकि महाजनपदों में जो 16 महाजनपद थे, उनमें मगध हमारा सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, और उसने ज्यादा लोगों को संरक्षण दिया। कहते हैं करीब 80,000, 8 लाख गांव वहां पर थे, 8 लाख या 80,000 के करीब वहां पर गांव उपस्थित थे। तो मतलब एक बहुत बड़ा लैंड उसी टाइम पे किसी का कॉन्सेप्ट रहा, जो भी था, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा लैंड ऑक्यूपाई किया। तो अब महाजनपदों की श्रेणी में देखेंगे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य भी थे, उनको भी देखेंगे। तो इनमें सबसे पहले तो हमारा मगध था, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। अब हमारा एक महाजनपद था कौशल, ये भी काफी शक्तिशाली, काफी बड़ा महाजनपद था, और यहीं पर एक नगर आता है जिसका नाम है अयोध्या। ये अयोध्या को आपने रामायण से रिलेट किया होगा, भगवान राम का बताया गया है। हमारे महाकाव्य मतलब जो भी रामायण है, उसमें बोला गया है कि मतलब जो भगवान राम का टाइम पीरियड बताया जाता है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से यहां पर अयोध्या उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो ये बोलते हैं कि 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से अयोध्या का मतलब होने का कोई भी प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिलता है। तो हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों पे हमारी आस्था है, तो जो भी लिखा है तो वो मानते हैं। जैसा जैन धर्म वालों में भी ऐसा ही था कि गौतम बुद्ध और बाकी जैन ऋषियों के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में बोला गया था कि पहले से बहुत चले आ रहे हैं। तो ठीक है, वो तर्क पर बातें फिर भी नहीं ठीक हो रही है, पर ये हमारी आस्था का विषय है, तो हम मानते हैं। तो वैसे ही भगवान राम का जो संबंध अयोध्या से है, वह नगर भी कौशल में स्थित है, कौशल महाजनपद में स्थित है। एक महाजनपद वत्स और एक महाजनपद अवंती है, अन्य भी है, उनको हम समझेंगे, आगे देखेंगे। पर जो इंपॉर्टेंट है तो हमारा अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में था। उज्जैन उसकी राजधानी थी एक, और एक राजधानी माहिष्मती थी। बाद में माहिष्मती धीरे धीरे चेंज हो जाती है और उज्जैन ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है
कि अब इन्हीं महाजनपदों के साथ साथ ही कुछ अन्य साम्राज्य भी उपस्थित थे, जहां बगल में कुछ अन्य राज्य भी थे जो इन महाजनपदों से संबंधित थे या फिर इनके साथ ट्रीटी हुई होगी, जो भी थे, पर ये स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। तो यहां पर वज्र हैं, काशी, जिसे बनारस जिसकी राजधानी है। आप जानते होंगे काशी के बारे में, आज बनारस जो शहर है वो काशी साम्राज्य की राजधानी थी। और यहां पर एक साम्राज्य है मल्ल, जो ये वज्र वाला है, वज्र संघ, इसमें सबसे शक्तिशाली राजवंश थे। इसमें करीब 8 राजवंश थे वज्र में 8 क्षत्रिय राजाओं का शासन था, 8 राजवंशों का शासन था और इसकी राजधानी वैशाली थी। सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें लिच्छवी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था। इन सबको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे डिटेल में। और जो काशी है उसकी राजधानी बनारस में थी। और मल्ल जो कौशल है, कौशल महाजनपद है, उसके बगल का क्षेत्र था मल्ल, यहां पर किसी अन्य का शासन था, कौशल का पड़ोसी था। और इसी कौशल से ही रिलेटेड कौन है? कौशल से ही रिलेटेड है कपिलवस्तु, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, हिमालय की तराई में, जो अब नेपाल में स्थित है। तो वो कौशल का भी संबंध हमारा उन्हीं से है, जो है तो कपिलवस्तु में थे, लोकतांत्रिक कबीला था, उनका संबंध भी कौशल से है। हम मगध को देखेंगे। तो अभी आप स्लाइड पे जो देख पा रहे होंगे, ये हमारा मैप है उस टाइम पे सभी महाजनपदों का या फिर अन्य साम्राज्यों का, जो भी देख पा रहे हैं। तो इसमें सबका व्यू अलग अलग बना हुआ, से आप मैप को जरूर बनाएं और उसमें इनकी स्थितियों का बहुत आराम से देखें, क्योंकि सारे जो जनपद हैं वो आप देख रहे होंगे कि विंध्य पर्वत के, जो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत है, उसके उत्तरी भाग में सारे महाजनपद उसके उत्तरी भाग में बनते हैं। और जो पाणिनि वाला, एक बात भूल गई थी, जो पाणिनि के 40 महाजनपद है वो अफगानिस्तान से लेके सिर्फ उत्तर भारत के जो महाजनपद है उन्हीं की बात करता है, दक्षिण भारत की बात बिल्कुल नहीं करता है। तो उसमें अभी दक्षिण भारत वाले जनपद अलग हैं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, जो मैप में आप देख रहे हैं, तो विंध्य पर्वत के ऊपर ही सारे महाजनपद बने हुए हैं। ये आपका क्लियर है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये गंगा का जो फर्टाइल लैंड है, मध्य गंगा का मैदान है, इसके पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में, बिहार जो हमारा आज का बिहार है, आप देख रहे होंगे कि बिहार का पूर्वी एरिया जो है, हमारा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी पूर्वी एरिया है, बिहार का उत्तरी एरिया है, दक्षिणी एरिया है झारखंड, ये वाले लैंड पे सारे जनपद, जो मध्य गंगा का मैदान है, यमुना, गंगा और उसकी सहायक नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, उस लैंड पे ही ये सारे जनपद बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी उपजाऊ जमीन यहीं पर है और इसी को सब ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। मगध के उदय के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम सेपरेटली मगध के उदय के बारे में और मगध में जो विभिन्न राजवंशों ने शासन किया, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया, चाणक्य ने स्थापित किया, आपने मगध का नाम जरूर सुना होगा, उसको समझेंगे। अशोका को देखेंगे कि उन्होंने कैसे वॉरफेयर को अपने छोड़कर एक धर्म का रास्ता लिया और धर्म की ओर बढ़ गए। अब उज्जैन के जो राजाओं का संबंध मगध से था, चंड प्रद्योत का संबंध, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।